चलिए, कहाँ से हम लोग गए थे? ये वाला सब हो गया था। टॉपिक डालेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। इधर में पेज फाटल है का? हैं? कौन है जी? कि क्या है? 2 के बाद 9 आ गया है। पेज फाटल है, हटा। दूसरा तो फाटल फाटल पेज वाला देती हम जवाइल है कि गांव से मिल काहे नहीं रहा है, के हईजा सहीजा कहाँ आ गया है? फाटल पेज दे दे रही है बिछवा में। हम कभी जवाई लेके इतना पातर काहे कि तबिया हो गया है पहला चैप्टर में, इतना तो ना रहा है। हम कहाँ देख लें, हई कुल मिलवे नहीं करत। समझ में नहीं आता है कैसन किताब देना है। जो मन में आया उठा के दे दो। चलिए, टॉपिक डालेंगे गोलीय दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण में हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ना प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनाता है, ये तो मालूम है, और बराबर भी बनाता है। ठीक है। अवतल दर्पण जो है वो तो बड़ा बनाने की वजह से वो उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है, दंत चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि आँख नाक गला वाला जो काम है वो बहुत बारीकी वाला काम है, और उसमें जो अंग होते हैं बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं। उनको बड़ा देखने के लिए हमें किस दर्पण की जरूरत पड़ती है? अवतल दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो चिकित्सा में, यहाँ पर चिकित्सा में। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में भी किया जाता है, सैलून, या कभी कभी आ जाता है हजामत दर्पण के रूप में। हजामत दर्पण में यह भी आता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में, सोलर कुकर में क्या होता है कि सारा का सारा प्रकाश को इकट्ठा करके कुकर में डालता है, जिसकी वजह से भोजन गर्म होता है और खाना बन जाता है सोलर कुकर में। इसके अलावा सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्टी में। क्योंकि भट्टी में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सारे प्रकाश को इकट्ठा करता है, जिससे वो गर्मी मिलती है सौर भट्टियों में। टॉर्च में और वाहनों के हेडलाइटों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में, टॉर्च में और हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट में। हेडलाइट का मतलब जानते हैं? जो, हाँ, आगे का जो गाड़ी रहता है, जो रहता है ना बल्ब, मतलब उनका लाइट, तो वह आगे का शीशा जो लगा रहता है कांच, उससे नहीं, जो उनको पीछा चमकीला जैसा रहता है ना, चमकीला जैसा, वो अवतल दर्पण है। क्योंकि दर्पण चमकीला ना होता है, आगवा की नहीं, शीशा जो लगा रहता है वो तो कांच होता है आर पर देखने के लिए, ताकि लड़का होगा खोद के तेरे बॉलवा ना निकाल ले। वो तो वो खातिर, सुरक्षा खातिर लगा दिया जाता है। मगर पीछवा से चमकीला पदार्थ रहता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो गाड़ियों के हेडलाइट में इन सब का इस्तेमाल किस में किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए, ब्यूटी पार्लर में भी वही होता है, सैलून लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हैं? सैलून। तो ब्यूटी पार्लर के हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में ये बोला जाता है हजामत। ये बाप दादा के वाला जमाना के ही भाषा है, समझ में ना? तारा हजामत बना दे, हजामत बोल बजाता था, ऐसे आदमी कहता था। ठीक है।
अब हम लोग आएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे लिखना है, थोड़ा से पॉइंट। लिखिए, उत्तल दर्पण टॉपिक डालिए, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? इसे अपसारी ले, अपसारी दर्पण भी तो कहते हैं ना, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, हो गया, लिख लिए। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ना वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। जितना वस्तु रहेगा ना उतना बढ़िया प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वस्तु से हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनता है। ठीक है। उसके अलावा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनाता है कि सीधा? तो वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से क्या बनता है? सीधा बनता है। वस्तु के सापेक्ष क्या बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो उत्तल दर्पण में ये पॉइंट याद रखिएगा, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, हमेशा आभासी बनता है। बड़ा कभी नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा कभी नहीं बनता है। बराबर बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा, मगर बराबर कभी नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा ये बात। अच्छा, अगर बात किया जाए कि इसके उपयोग के, तो आइए उपयोग भी देख लेते हैं। उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उपयोग लिखेंगे। उत्तल दर्पण के जानते हैं उपयोग को इसमें होता है? ड्राइवर जो बैठा रहता है ना, तो उसके आगे वो शीशा लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण रहता है। जानते हैं कि वो पूरा का पूरा जीपीए के ना, जो भी आदमी बैठा रहता है पीछे आगे, सबका फोटो दिखा देता है। तो वो दिखता रहता है कि कौन आदमी नया बैठा है, कौन आदमी भाग रहा है, कौन आदमी पैसा दिया है कि नहीं दिया है। वो करे में से उतर बांस के देखे होंगे, हेते चक्का लगा रहता है ड्राइवर का आगे, वो भी पूरा बांस देख लेता है कौन सवारी कहाँ बैठा है। तो ये पूरा का पूरा कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है पीछे देखने वाले दर्पण। पीछे देखने के वाले दर्पण में, दर्पण में एगो दर्पण जानते क्या होता है? मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल चाहे कोई भी कार हो रहता है तो बेहतर दूगो निकल रहता है, उसको बोला जाता है साइड मिरर। किनारे होता है, और वो साइड मिरर भी क्या होता है? अपने अगल बगल की गाड़ियों के देखने में मदद। अब मान लो जेसीबी आवा था, तो एकदम सब उत्तल दर्पण क्या करता है? उसको एकदम छोटा प्रतिबिंब बना दे, पूरा शीशा ही तीचों का शीशा में दिखाई दे। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है? साइड मिरर में लगाया जाता है, ताकि उसके हिसाब से जगह छोड़ दे तो गाड़ी निकल जाए। नहीं तो लगा दे उत्तल दर्पण तो हार्वेस्टर आता है तो खाली दाते हुए दिखाई दिए, आगे जो निकला रहेला बस। और उत्तल दर्पण लगेगा तो पूरा एकदम आ जाए। तो साइड मिरर के रूप में, किस रूप मिरर में? साइड मिरर में। ठीक है। तो इन चीजों में हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इसको। अब एक और दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक, यानी माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन पूछेगा फोकस दूरी एफ बराबर क्या आता है, जो कुछ भी आएगा माइनस में आएगा। जैसे -2 आया है, -5 आया है, ये सब के सब क्या है, फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण के हमेशा एफ का मान किस में आता है, मतलब अगर मान लीजिए किसी एफ का मान -2 है तो हम कहेंगे कैसा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो क्या बताइएगा अवतल। हम फोकस निकालेंगे कैलकुलेशन के तहत, आया है -10, तो कौन सा दर्पण कहिएगा, अवतल। याद रखिएगा, अगर माइनस में आ गया तो दर्पण कैसा है, अवतल। वहीं अगर प्लस में आ रहा है तो उत्तल। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी यानी एफ हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किस में आएगा मान, प्लस में, धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपिक डालिए दर्पण सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए अब बात आती है कि सर अब एगो मान बता दीजिए, एफ का मतलब क्या होता है। तो एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। सर यू का भी का मतलब क्या होता है, तो वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। और यू का मतलब क्या होता है, क्या लिख दे, रुकिए रुकिए, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यू का मतलब वस्तु की दूरी। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, जैसे हम कैसे अभी कंफ्यूजन खा गए। देखिए वस्तु क्या लिखेंगे, वस्तु होता है, टू आ रहा है कि नहीं, यू लास्ट में क्या आ रहा है, यू। तो यू किस में आ रहा है, तो वस्तु, यानी यू जिसमें आएगा वह क्या होगा, वस्तु की दूरी। समझ में आया? अब प्रतिबिंब, बिंब क्या आता है, बिंब। तो भी किस में आ रहा है, प्रतिबिंब, तो भी में। समझ में आया? तो एफ का मतलब फोकस दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु वो आ रहा है ना, तो यू का मतलब एगो मिलेगा तो सब तो ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत। और इसमें ये हो गया सबका, तो जिसका मान रहेगा बस लगा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। उतार लिए, चलिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब लिखिए आवर्धन। हाँ, आवर्धन, आवर्धन टॉपिक डालेंगे कौन चीज, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन। हो गया। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन जानते क्या होता है, एक प्रकार का अनुपात है। आवर्धन क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। किसका अनुपात है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई का अनुपात है। वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या है, एक प्रकार का
अनुपात है। किसका अनुपात है? वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के अनुपात को अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्धन। आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे सुनिश्चित करेंगे? एफ के आर से कि भी से कि यू से? तो इसे किससे सुनिश्चित किया जाता है? इसे एम से सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि उस, हाँ सूचित या सुनिश्चित लिख रहे हैं, सूचित करते हैं। ला हो गया सूचित। अब बताइए, अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। हमेशा मूल चीज नीचे रहता है, तो वस्तु का ही प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसीलिए हमेशा वस्तु नीचे रहेगा और उसका प्रतिबिंब बनेगा ऊपर रहेगा। जैसे टेस्ट में लाते हैं 30 में कितना 25, तो 30 मूल नंबर है, 25 लाया हुआ है, तो कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो कोई वस्तु को नीचे रखेंगे और प्रतिबिंब को ऊपर रखेंगे। तो m बराबर इसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ना h डैश माना जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h माना जाता है। तो ये हो गया सूत्र, m बराबर h डैश बटा में h। चलिए अब इससे कुछ जुड़ी हुई बातें हैं थोड़ा से। अगर मान लीजिए हम m का मान निकाल रहे हैं और m का मान आ गया माइनस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अगर m का मान माइनस में आया तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वास्तविक या आभासी। तो प्रतिबिंब हमेशा अगर ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। अगर प्लस आया धनात्मक तो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। चलिए लिख लीजिए पॉइंट। हो गया? क्या लिखे? m का मान ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब वास्तविक बना है। कैसा बना है? वास्तविक। वास्तविक का मतलब उल्टा बना है। अगर m का मान धनात्मक आया है, कैसा? धनात्मक आता है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी। आभासी यानी सीधा बना है। आभासी क्या बना है? सीधा बना है। चलिए तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहाँ पर, m बराबर क्या है? h डैश का मतलब किसकी ऊंचाई? और वस्तु की ऊंचाई को क्या माना जाता है? वस्तु हमेशा नीचे रहेगा, मालूम है, क्योंकि मूल चीज है। बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वो कितना लंबा है, दूरी। तो h प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग भी दर्पण सूत्र मानते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को या दूरी को क्या मानते हैं? कितना दूर पे है, यू मानते हैं। तो m बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, m बराबर हाई वाला सूत्र देता है। तो प्रतिबिंब की दूरी b और
यू, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यह भी हो सकता है। वी एम बराबर माइनस वी बटा यू भी होता है, ठीक है। अब कोई भी हो जाएगा, क्योंकि एच डैश का मतलब प्रतिबिंब और एच का मतलब वस्तु, तो वी बटा में माइनस वी बटा में यू, ये भी हो जाएगा। ओवरऑल आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया आवर्धन क्षमता से। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, जिसमें आप लोग को लिखवाना शुरू करेंगे।